Welcome students. I am Dr. S.K. Kalla. I will be telling you like in the last lecture, जैसे हमने last lecture में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया और पहला टॉपिक जो था सिलेबस के हिसाब से वो था जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट हैं। और आज उसी सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है कि वो यहाँ पे स्लाइड में नज़र आ रहा है वर्क स्टडी। तो आज आपके सिलेबस के हिसाब से दूसरा चैप्टर है वो है वर्क स्टडी। तो आज हम वर्क स्टडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्क स्टडी क्या है और इसमें क्या प्रोसीजर है और इसके अंडर कौन से दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स आती हैं, जिसका एक का नाम है मेथड स्टडी और दूसरे का नाम है टाइम स्टडी। तो हम शुरुआत करते हैं ओवरऑल वर्क स्टडी क्या होता है। तो वर्क स्टडी अगर हम मतलब जानना चाहें तो ये इसको वर्क एनालिसिस भी बोलते हैं। जो कोई फैक्ट्री में वर्कर किसी भी मशीन पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेथ में कर रहा है, मिलिंग मशीन में कर रहा है, ग्राइंडिंग पे कर रहा है, तो वो कैसे वो जॉब कर रहा है। जैसे एक पीस है, ड्रिलिंग ऑपरेशन है, तो उसको 4 होल करने हैं उस जॉब में, तो वो कैसे कर रहा है। उसको सबसे पहले वो कैसे जिस पीस पे ड्रिलिंग करनी है उसको कैसे कहाँ से पिकअप कर रहा है, उठा रहा है, और मशीन में कहाँ फिक्स कर रहा है, फिर कौन से नट एंड बोल्ट लगा के टाइट कर रहा है। उसके बाद मशीन का बटन ऑन करता है, उसके बाद स्पिंडल, उससे पहले वो टूल लगाता है उसमें ड्रिल, अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन है तो ड्रिल लगाना है, ड्रिल बिट लगाना है, तो ड्रिल बिट कहाँ से ले आता है, दूर से तो नहीं लाता, वो उसमें फिक्स करके या अवेलेबल है मशीन के पास, उसको एक जॉ होता है, क्लैंप, उसके लिए चेक होता है, ड्रिल चेक, उसमें क्लैंप करता है, टाइट करता है, उसके लिए की चाहिए, तो वो उसके पास ही है, उसके जगह जहाँ वो काम कर रहा है वहीं पास में या दूर जाना पड़ रहा है। ये सब हम, और उसके बाद मशीन ऑन करके कैसे वो स्पिंडल नीचे लाता है, जॉब पे ड्रिलिंग करता है, तो ये सब चीज़ें जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्क स्टडी में। और वर्क स्टडी में जैसे मैंने पहले भी बताया 2 चीज़ें हैं, एक मेथड स्टडी, मेथड स्टडी मतलब किस मेथड से कर रहा है, दूसरा टाइम स्टडी कि उसमें वो कितना टाइम ले रहा है। अगर वो ट्रेंड वर्कर है तो कितना टाइम ले रहा है, एक 4 ड्रिल करने हैं या कोई ग्राइंडिंग जॉब है उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो जब हम इसके मतलब पे आते हैं तो वर्क स्टडी या वर्क एनालिसिस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वी स्टडी द वर्क, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, हम वॉच करते हैं कि वो कैसे कर रहा है किसी काम को। तो वही यहाँ पे बताया गया है, इट्स अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्निक जो क्वांटिटेटिवली मेजर करता है वर्क को। वर्क क्वांटिटेटिव इसलिए है कि क्वांटिटी के हिसाब से कितना काम कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, तो क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व है। और कैसे करता है, फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि रिसोर्सेज जो हैं उसके पास वो है मटेरियल, सपोज़ माइल्ड स्टील का जॉब है या एल्युमिनियम का है या वुड का है, तो वो उसके पास रिसोर्स मटेरियल है। दूसरा मशीन है जिससे वो करेगा उसमें ड्रिलिंग। तीसरा वो तो खुद है ही है, मैन पावर जो है वो वर्कर, और उसके अलावा ये सब चीज़ें के लिए पैसा चाहिए, मटेरियल, तो वो भी लगता है। तो जिसको हम 4M कहते हैं इंडस्ट्री में, मटेरियल, मैन मतलब वर्कर, मटेरियल, मैन, मशीन और मनी। ये 4M इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो इनको कैसे, लास्ट लाइन में लिखा है इम्प्रूविंग द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। ये 4 रिसोर्सेज का बेस्ट, सबसे मतलब लागत कम से कम लगे और आपका उत्पादन जो आप बना रहे हो जिस चीज़ को, वो कम से कम लागत पे बने और अच्छा बने, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता सही हो। तो इसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं वर्क स्टडी। तो अब डेफिनेशन तो हम इसका यही बताएंगे कि ये जो है कि एक जॉब को कैसे करना है और कितने टाइम में करना है। तो ये हम डेफिनेशन जब आएगा वर्क स्टडी का तो इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी जॉब है, काम है, वो कैसे करना है, जिसको मेथड स्टडी बोलते हैं, और कितने टाइम में करना है, जिसको हम बोलते हैं टाइम स्टडी। तो वहीं इस स्लाइड में भी आप देखोगे बोल्ड में लिखा हुआ है वर्क स्टडी यूजेस
यूज़ करता है दो टेक्निक्स, एक मेथड स्टडी, एक वर्क मेजरमेंट। तो ये दो टेक्निक्स इम्पॉर्टेंट हैं, वर्क स्टडी में ये दोनों चीज़ें आती हैं, और जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये दोनों चीज़ हम बताएंगे कि मेथड स्टडी क्या है और वर्क मेजरमेंट क्या है। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि भाई ये जो वर्क एनालिसिस सेम है एज वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में मैंने इस डायग्राम में दो दिखाए हैं, दो पार्ट्स में दिखाया है, एक मेथड स्टडी और एक वर्क मेजरमेंट। ये दोनों पार्ट ऑफ ये वर्क एनालिसिस का ही हिस्सा हैं। वर्क एनालिसिस की जगह आप वर्क स्टडी भी लिख सकते हो। और मेथड स्टडी में क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, जॉब को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए। कोई भी, चाहे वो ड्रिलिंग जॉब हो, ग्राइंडिंग हो, या कोई और मिलिंग जॉब हो, कोई भी जो है फैक्ट्री में मशीन का काम हो। ज़रूरी नहीं मशीन का, वैसे भी कोई मैनुअल ऑपरेशन हो सकता है। तो हम इसको, ये लिखा हुआ है मेथड स्टडी में, हम इसको जॉब को आसान बनाना चाहते हैं। दूसरा, बेटर डेवलप बेटर मेथड्स। हम फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे कि कोई दूसरा तरीका तो नहीं बताएंगे उस वर्कर, तुम ऐसे करो, इसको ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसान होगा, उससे थकावट कम होगी और जल्दी होगा, और एरर, गलती होने के चांस भी नहीं है। तो गलती नहीं होगी तो क्वालिटी बढ़ेगी उस चीज़ की जो आप, जिसका उत्पादन आप कर रहे हो। और दूसरा है वर्क मेजरमेंट। दोनों वर्क स्टडी में आते हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट को हम टाइम स्टडी भी बोलते हैं, अभी मैंने बताया। तो इसमें क्या करते हैं, क्वांटिटेटिवली मेजर वर्क। क्वांटिटेटिव मतलब हम टाइम नोट करते हैं, कितने टाइम में वो एक ऑपरेशन, एक काम कर रहा है, चाहे वो ड्रिलिंग का हो या ग्राइंडिंग का हो या कोई भी फैक्ट्री में काम, तो उसको वर्क मेजरमेंट बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को करने से, या वर्क स्टडी, दोनों को मिला के बोलते हैं, इससे क्या होगा, नीचे सबसे नीचे दिखाया रेड में, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी प्रोडक्शन की। और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कम लागत पे ज़्यादा अच्छी चीज़ बनेगी, उससे सबको फ़ायदा रहेगा, कस्टमर को भी, कंपनी को भी, और एम्प्लॉयज़ का भी जो सैलरी है वो, उनको इंसेंटिव मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो सबके हक में है ये प्रोडक्टिविटी, मतलब एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी पिछले लेक्चर में, जो पहला लेक्चर था इस सीरीज़ में, ये दूसरा है आज, उसमें हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बताया था। और प्रोडक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, आउटपुट जो चीज़ बनाते हो डिवाइडेड बाय इनपुट, लागत कितनी लगी। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और दोनों को अलग से डिफाइन करते हैं। दोनों मतलब, एक वर्क स्टडी में दो चीज़ें आती हैं, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। ठीक है, तो टाइम स्टडी का दूसरा नाम है वर्क मेजरमेंट, और मेथड स्टडी को हम कभी कभी मोशन स्टडी भी बोलते हैं। तो मेथड स्टडी क्या है, ये एक सिस्टम है जिसे रिकॉर्ड करोगे, एग्जिस्टिंग जिस तरीके से वो भी काम कर रहा है वो भी देखोगे, और सोच के बताओगे। जब आप स्टडी करोगे, देखोगे वो कैसे कर रहा है, उसका हर एक पार्ट कैसे उठाया, कैसे मशीन पे क्लैम्प किया, कैसे ड्रिलिंग किया, उसके बाद ड्रिलिंग होने के बाद उसको अनक्लैम्प किया, फिर कहाँ रखा, टूल कहाँ से लाया, ये सब स्टडी करने के बाद, देखने के बाद आप बोलोगे कि कहीं पे अगर उसमें अगर बेहतरी हो सकती है काम करने में, जिससे कम टाइम लगेगा या उसकी थकावट कम होगी, तो या टाइम बचेगा, तो हम उसको बोलेंगे प्रपोज्ड मेथड। तो एग्जिस्टिंग मेथड जो अभी कर रहा है और प्रपोज, दोनों हम कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि उससे क्या फ़ायदा है जो हम प्रपोज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मेथड स्टडी। उसके बाद वर्क मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर। एक ट्रेंड वर्कर है, वो कितने टाइम में उस जॉब को करता है। अगर आप ट्रेंड नहीं लाओगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा सीखने में, बट हम इसमें एजम्पशन लेते हैं कि वो ट्रेंड है, उसको आपने ट्रेनिंग दे रखी है, चाहे वो ड्रिलिंग कर रहा है या टर्निंग कर रहा है या ग्राइंडिंग कर रहा है। तो एक क्वालिफाइड, वो जो जिसको ट्रेंड वर्कर है, इसीलिए लिखा है क्वालिफाइड वर्कर, वो कितना टाइम ले रहा है उस जॉब को करने में, वो आप नोट करोगे, स्टॉप वॉच लोगे या किसी भी तरीके से टाइम नोट करोगे, तो उसको बोलते हैं वर्क मेजरमेंट, या पहले ही बताया उसका दूसरा नाम है टाइम स्टडी। और पहला
अगर वो कैसे कर रहा है तो वो हो गया मेथड स्टडी। ये दोनों वर्क स्टडी में आते हैं। जैसे पिछले डायग्राम में वापस आ जाता हूँ, यहाँ वर्क एनालिसिस लिखा हुआ है बट इसको आप वर्क स्टडी भी कह सकते हैं। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो मेथड स्टडी करना, दोनों मतलब इसके दो पार्ट्स हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेशन के बाद। इसके क्या मकसद क्या है वर्क स्टडी करने का, क्या फ़ायदा है इसका, किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में वर्क स्टडी करने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं बुलेट्स। तो पहला ये है कि जो प्रेजेंट मेथड है अभी जैसे वो कर रहा है, तो अगर उससे बेटर कोई जिससे उसको आसानी रहेगी, पहला मकसद वो है, वो मेथड ढूंढना। फिर उसके बाद मेजर करना टाइम, दूसरे पॉइंट में लिखा है टाइम, कितने टाइम में वो कर रहा है। तीसरा इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, कैसे बढ़ाओ प्रोडक्टिविटी बताया था मैंने पहले लेक्चर में। एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी मतलब जो चीज़ बनाई कितनी बनाई, क्वांटिटी उसका मतलब कितने नंबर्स बनाए, और डिवाइडेड बाय उसमें कितनी लागत लगी। तो लागत कम से कम होनी चाहिए, आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए, तो फिर वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उस फैक्ट्री की या उस कंपनी की। तो मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसके वर्क स्टडी करने से, उसकी जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो वो कैसे होगी, क्योंकि हम उसमें देखेंगे कि बेस्ट सबसे बेहतरीन तरीका कैसे है, किस मटेरियल से और किस मेथड से वो ड्रिलिंग हो या टर्निंग हो या ग्राइंडिंग, वो ऑपरेशन हम कर सकें जॉब पे। और फिर लास्ट में वही है एफिशिएंसी, ऑपरेशन एफिशिएंसी वही होता है जो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, जिससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कंपनी के लिए अच्छा होगा, और इवन फॉर एम्प्लॉयज़ उसको इंसेंटिव मिलेगा, मतलब सैलरी के हिसाब से उसको ज़्यादा मिलेगा अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। तो वो ये मेथड स्टडी जो वर्क स्टडी है वो एक साधन है उसका कि कैसे हम फैक्ट्री या कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाएं। तो इसमें ये हमारे मकसद हैं वर्क स्टडी के कि क्यों करते हैं वर्क स्टडी, क्यों करें। तो मेन है कि फाइनली हमें जो फैक्ट्री की आउटपुट बाय इनपुट है उसको इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में ये भी है कि क्या आपस में कनेक्शन है वर्क स्टडी, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी का, इन तीनों में क्या संबंध है। तो इस स्लाइड के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों में कहाँ वो आपस में तालमेल रखते हैं। तो ओवरऑल जो है वो उसको बोलते हैं वर्क स्टडी। तो पहले ही पिछले स्लाइड में दिखाया था, वर्क स्टडी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मेथड स्टडी, एक टाइम स्टडी। तो वही यहाँ पे फिर से मैंने एक रिलेशनशिप बनाया है जो आपके सिलेबस में है, रिलेशन ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी टू वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी या यहाँ वर्क डिज़ाइन लिखा हुआ है बट वो वही चीज़ है वर्क मेथड, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी सबसे टॉप पे आएगा, उसके अंडर आएगा, लेफ्ट में देख रहे हैं आप यहाँ ऑपरेशन एनालिसिस लिखा है, तो इसका मतलब मेथड स्टडी है या कभी कभी मोशन स्टडी बोलते हैं। और राइट इसके अंडर है वर्क मेजरमेंट, इसका दूसरा नाम वर्क में मैंने टाइम स्टडी बोला था। तो टाइम स्टडी में हम टाइम नोट करते हैं किसी भी काम का, कितने में टाइम में हो रहा है। एक जो क्वालिफाइड वर्कर होगा, जो ट्रेंड वर्कर होगा, उसको कितना टाइम लग रहा है, वो आएगा वर्क मेजरमेंट में। इधर मेथड स्टडी या एनालिसिस, इसमें देखा जाए कैसे काम कर रहा हो, उसका कोई जैसे टूल उसको लाना है, टूल उसकी मशीन के पास नहीं, दूर से ला रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा। और इंडस्ट्री में होता है कि भाई टाइम इज़ मनी, टाइम जो है पैसा है, तो वो उसको वहीं अवेलेबल कर दें तो उतना टाइम उसका बचेगा, चाहे 2 सेकंड ही बचे, 3 सेकंड बचे, पूरे शिफ्ट में उसका बहुत टाइम बचेगा। तो वो आएगा मेथड स्टडी में। तो रिलेशन यही है, आपस में जो इनका संबंध है वो है कि टॉप पे वर्क स्टडी है, उसके नीचे मेथड स्टडी या मेथड एनालिसिस है, स्टडी ऑफ वर्क एनालिसिस या वर्क स्टडी, और वो है वर्क मेजरमेंट। और अब ये किसने किया, तो वर्क स्टडी में हम मोशन स्टडी भी बोलते हैं, मेथड स्टडी में हम मोशन स्टडी बोलते हैं, और वर्क मेजरमेंट को टाइम स्टडी बोलते हैं। तो अब ये जिस साइंटिस्ट ने हमें ये दिया वो गिलब्रेथ था उनका नाम, एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने इसको डेवलप किया है मोशन स्टडी, तो वही लिखा है डेवलप बाय। और जो टाइम मेजरमेंट है, वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी, ये एक टेलर थे, FW टेलर, जिसने ये इजाद इसका किया था कि ऐसे करना है। तो ये दोनों मिला के वर्क स्टडी होता है। और वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है,
मैं फिर से रिपीट करूँगा, एफिशिएंसी बढ़ाना, उस ऑपरेशन जो फैक्ट्री है या कंपनी है उसकी जो है एफिशिएंसी, जिसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उसको बढ़ाना। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? मेथड वर्क स्टडी, जिसमें दोनों मेथड स्टडी भी आता है, मोशन ये टाइम स्टडी भी आता है, इनके क्या फ़ायदा क्या है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। प्रोडक्टिविटी मैंने पहले ही बताया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, चाहे एफिशिएंसी उसको बोल दो। फिर कॉस्ट कम होता है, कम से मटेरियल कॉस्ट कम होता है जिसे आप बना रहे हो, ठीक है। और फिर कैसे होता है मटेरियल, जैसे जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ विदाउट जिसकी हार्डनेस, कम हार्डनेस का मटेरियल भी चल जाएगा, जो हार्डनेड है उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा खरीदने में, तो कम हार्डनेस जहाँ चल जाएगा फंक्शनली तो वो हम रिप्लेस कर सकते हैं मटेरियल, या कॉस्टली मटेरियल है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं चीपर मटेरियल से। फिर इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस लेआउट, अभी मैंने बताया उसका जो ड्रिलिंग ऑपरेटर है, ड्रिल उसकी कहीं और है, वहाँ से लाना पड़ रहा है, तो उसका जो लेआउट, उसके वर्क का जो नक्शा, वहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। मैन पावर प्लानिंग हो पाती है जब आपको पता है, जब आप टाइम स्टडी करोगे कितने सेकंड या मिनट में ये काम करना है, तो पूरे शिफ्ट का हम बना सकते हैं, हर वर्कर को कितना काम वो आउटपुट हमें दे सकता है, तो वो प्लानिंग में काम आएगा, बेटर मैन पावर प्लानिंग। और जैसे मैंने बोला, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा जो भी सामान बन रहा है, तो उससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तो वर्कर्स को उसका इंसेंटिव जिसे बोलते हैं वेजेस, सैलरी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद वर्किंग कंडीशंस, अब वर्किंग कंडीशन का मतलब है उसके आसपास का जो है वातावरण वो सही हो, तो वो भी हो सकता है कि भाई वो चीज़ें बहुत अरेंज्ड में हों, प्रॉपरली उनको रखा जाएगा, नहीं तो हौच पौच इधर उधर होगा तो उससे उसको एक्सीडेंट होने के चांसेस है वगैरह, तो इससे भी जो है एनवायरनमेंट उसका सही रहेगा वर्क स्टडी करने से। देन लास्ट पे हम कहेंगे वर्क फ्लो। वर्क फ्लो होता है एक मशीन से दूसरे मशीन जब पार्ट्स जाते हैं तो वो भी एक स्टैंडर्ड बनेगा कि भाई ड्रिलिंग के बाद टर्निंग होनी है या ग्राइंडिंग होनी है, तो जब हम मेथड स्टडी करेंगे कैसे काम हो रहा है तो हम उसको सीक्वेंस में एक के बाद एक जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे लगाएंगे, तो आपका जो लेआउट है फैक्ट्री का वो बेटर होगा और उससे आपका काम में रुकावट नहीं आएगी और कम से कम मूवमेंट होगा जो भी वर्कर हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वर्कर को हो या दूसरे पर्सनल का। अब हम इस स्लाइड में ये देख रहे हैं कि ठीक है, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी में दोनों आते हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, जिसका दूसरा नाम है टाइम स्टडी। अब ये दोनों अंडर वर्क स्टडी आते हैं। तो लेफ्ट में सारे मेथड स्टडी के स्टेप्स है कैसे करते हैं, राइट में टाइम स्टडी या वर्क मेजरमेंट कैसे स्टेप वाइज दिया हुआ है। तो इन दोनों स्टेप्स को करने के बाद क्या फ़ायदा, क्यों करते हैं, वो लास्ट में इधर येलो कलर में दिखाया गया है, हायर प्रोडक्टिविटी। सारा खेल जो ये है, जो भी इसमें एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो अगर हम ये मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे मेथड स्टडी है, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा वो वर्क जिसको आप जहाँ पे वर्क स्टडी लगाओगे। तो ऐसा नहीं कि हर वर्क पे स्टडी लगाओगे, क्योंकि इसमें मैन पावर भी चाहिए, आदमी चाहिए जो करेगा स्टडी, आदमी तो करेगा उसको, कोई ह्यूमन ही होगा, और फिर पैसा उसकी सैलरी लगेगी, टाइम लगेगा, और हर एक पे नहीं करेंगे जहाँ ज़रूरत है। फॉर एक अलग बाद में आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करें उस वर्क को जिस पे वर्क स्टडी करनी है। एक मोटा मोटा भी बता देता हूँ कि उसमें देखते हैं कि जो रिपीटेटिव जॉब्स है, रिपीटेटिव मतलब बार बार हो रहे हैं, जो दिन में बहुत बार हर शिफ्ट में होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे करेंगे, या कहीं पे जहाँ प्रोडक्शन रुक रही है, बॉटल नेक बोलते हैं अंग्रेज़ी में, बॉटल नेक मीन जहाँ रुकावट आ रही है। हर किसी भी फैक्ट्री में आप देखोगे कोई क्रिटिकल ऐसी जगह होगी जहाँ पे स्मूथली प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ रही, वहाँ रुक रही है, चाहे उसमें ऑपरेटर की वजह से हो रहा हो, वर्कर की वजह से, या मशीन ख़राब हो रही हो, या मटेरियल नहीं अवेलेबल हो, या कोई और कारण हो। तो इसलिए हम जो करेंगे इसको उस वर्क को वर्क स्टडी, वही वर्क लेंगे जिसमें फ़ायदा होगा। तो वही लिखा है, सिलेक्ट द वर्क टू बी स्टडीड। उसके बाद
प्रेजेंट मेथड को रिकॉर्ड करो। अभी वर्कर जो है, अभी जो चल रहा है उसका तरीका करने का वो रिकॉर्ड लो। कैसे करोगे रिकॉर्ड? या तो नोट कर लो, या उसका कैमरा ये फिल्म ले लो, उसकी एक वीडियो ले लो कैसे कर रहा है, और बाद में जाके उसको स्टडी करो उसके सारे स्टेप्स। पहले उसका लेफ्ट हैंड कहाँ जा रहा है, पार्ट ला रहा है, राइट हैंड कहाँ टूल ले रहा है, टूल फिक्स कर रहा है, फिर मशीन ऑन कर रहा है, फिर स्पिंडल नीचे ला रहा है। ये ड्रिलिंग के केस में बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो ये प्रेजेंट स्टडी कर लो जैसे वो कर रहा है, कुछ नहीं बोलना है, उसको स्टडी करना है। फिर उसके बाद एक तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे प्रोसेस चार्ट हुआ, फ्लो प्रोसेस, मोशन चार्ट्स, या फिल्म, जो मैंने बोला फिल्म मूवी ले लेते हैं उसकी कैसे वो कर रहा है। तो ये कोई भी तरीका लगा के ये रिकॉर्ड करना है, चाहे कागज़ पे कर लो या एक फिल्म बना लो उसकी। उसके बाद फिर एग्जामिन करना जो भी मैंने बोला, फिर उसको बैठ के देखना है कि कोई ऐसा उसका हाथों का मूवमेंट या पैर का मूवमेंट ऐसा तो नहीं जो वेस्ट जा रहा है। तो वहीं से तो इम्प्रूवमेंट का पता लगेगा कि कैसे इसको सुधारें। तो वो देख के देखा जाता है बहुत ही ध्यान से, उसको जो शीट बनाया है, प्रोसेस चार्ट या आपने वो फिल्म बनाई, उसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद फिर वो सजेस्ट कर रहा है कौन कौन सी उसकी मूवमेंट जो है, उसकी हाथों का जो वो जो मूवमेंट कहाँ पे वेस्ट हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है, उसको ख़त्म करना है। तो डेवलप द बेस्ट मेथड, फिर हमें उससे सजेस्ट करना है कि भैया ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है। और उसके बाद डिफ़ाइन कर, उसको लिखना है कहीं पे, फिर उसको दिखाना है करके वो उसी वर्कर को कि इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा 10 सेकंड या 20 या 1 मिनट बच जाएगा, या उसमें गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो हो सकता है उसमें कुछ जिग या फिक्सचर जिसको बोलते हैं कुछ यूज़ करना पड़े, टूल बदलना पड़े, ये सब हो सकता है। तो ये करने के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उधर से दूसरा जो है सेकंड पार्ट ऑफ, जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा अंग है इसका वर्क स्टडी का, वो है टाइम स्टडी या वर्क मेजरमेंट, जहाँ पे हम टाइम नोट करेंगे एक स्टॉप वॉच के हेल्प से। तो वही स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द वर्क टू बी मेजर्ड। अगेन मैंने आपको पहले बताया, तो आपको हर एक उसमें नहीं करना है, जहाँ पे दिक्कत आ रही है वही जॉब, वही ऑपरेशन पे आपको करना है टाइम स्टडी भी। तो उसमें रिकॉर्ड अवेयर अननेसेसरी, वही देखना है कि उसका कोई मोमेंट वेस्ट तो नहीं है जो ज़रूरत नहीं है, तो वो रिकॉर्ड करना है उसका टाइम। तो फिर देखो इनफेक्टिव टाइम, जो ज़रूरत नहीं है उस टाइम को निकाल दो। फिर मेथड, पहले आपने मेथड स्टडी में बताया तो वो बताना है। फिर जो आप वो जिस स्टैंडर्ड मेथड से आपने सजेस्ट किया उसको ब्रेक डाउन करो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करो और उसमें नोट करो टाइम, क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो कैसे कर सकते हैं ये, कैसे माप सकते हैं कि भाई कितने टाइम में करेगा? तो टाइम स्टडी है, सिंथेसिस है, एनालिसिस। तो यूजुअली टाइम स्टडी सबसे ज़्यादा तरीका है वो करने का, टाइम नोट करने का। तो इसमें हम नॉर्मल टाइम करते हैं, उसके बाद कुछ अलाउंस देते हैं स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए। नॉर्मल टाइम है जितना उसको लग रहा है एक क्वालिफाइड वर्कर को, और स्टैंडर्ड टाइम कैसे डालेंगे, उसमें अलाउंस डालेंगे। जैसे वो किसी दिन बीमार है तो थोड़ा कम करेगा, तो थोड़ा सा उसमें लेना है अलाउंस, या बीच में उसको वॉशरूम जाना है वो भी उसमें डालेंगे। ठीक है, बीच में थोड़ा रेस्ट चाहिए, 5 मिनट, लगातार 8 घंटे तो काम नहीं कर सकता वर्कर फैक्ट्री में, तो वो अलाउंसेस बोलते हैं उनको। वो अलाउंसेस डाल के फिर नॉर्मल टाइम जो हमने नोट किया प्लस जो हमने अलाउंस दिए उनको मिला के स्टैंडर्ड टाइम बनता है। तो स्टैंडर्ड टाइम फिर हम, वो स्टैंडर्ड बन जाता है, तो उतने में वो काम होना चाहिए। अगर कोई वर्कर उसमें नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स वो वेस्ट कर रहा है टाइम, आइडल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि कौन से जॉब में मेथड स्टडी करना है या मोशन या टाइम स्टडी करना है, कौन से वाले में। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ऐसे नहीं कि हर एक में करना है। तो क्या आप ध्यान में रखोगे, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखोगे कि एक जॉब जो है वो मेथड स्टडी के लिए उसको लोगे? तो क्या क्या है? पहले इकोनॉमिक जो है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वो देखेंगे। तो उसमें जैसे नीचे लिखा हुआ है ए, ये मैंने पहले बताया है, ऑपरेशन हैविंग बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स मतलब बॉटलनेक, बोतल का वो नेक होता है, गर्दन, तो वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन उस जगह तक तो चल रही थी, वहाँ पे रुक जाती है, कम होने लगती है। तो उसको वहाँ पे हम स्टडी करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे वर्क स्टडी को। दूसरा, ऑपरेशन जो बार बार होते हैं,
हर शिफ्ट में बार बार होते हैं। तीसरा, जिसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा हो, ऑटोमेटिक मशीन पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की, जहाँ पे अपने हाथ से जो, जिसको मैनुअल वर्क बोलते हैं। और चौथा, जहाँ पे मटेरियल्स एक शॉप से दूसरी जगह नेक्स्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, मैंने कहा डिस्टेंस टाइम लगता है, टाइम इज़ मनी, टाइम पैसा है, टाइम जो है इंडस्ट्री में पैसा, तो वो मूवमेंट कैसे कम कर, तो हमें वो स्टडी करने जहाँ पे काफ़ी एक जगह से दूसरे, सपोज टर्निंग ऑपरेशन हो गया, अब इसको जाना है ग्राइंडिंग के लिए, तो आपस में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वहाँ पे हमें वो स्टडी करेंगे। ऑपरेशन वेयर मटेरियल्स आर मूव्ड लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, ये तो हो गई जहाँ पैसे के हिसाब से। अब है टेक्निकल, क्या है टेक्निकल के हिसाब से कहाँ लगाएंगे। यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। एक मशीन टूल जिसमें हाई स्पीड, एक टूल का मटेरियल होता है हाई स्पीड होता है, या सेरामिक टूल्स होते हैं, तो वो प्रॉपरली कट नहीं, ब्लंट हो रहे हैं, या डायमेंशन नहीं आ रहा है जॉब पे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, या मशीन की स्पीड बढ़ाएंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक स्ट्रॉन्गर मशीन लेंगे। तो यहाँ पे जो है एक मशीन टूल एक्सपर्ट का, जो एक्सपर्ट होगा इस फील्ड में, उसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो वो वर्क स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा है ह्यूमन रिएक्शंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं उसमें यूनियन, हर फैक्ट्री में एक वर्कर यूनियन होती है, वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करने चाहिए। तो एक थोड़ा ह्यूमन एस्पेक्ट से भी इसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इमोशनल मेंटल रिएक्शन जो है किसी भी वर्कर की, वो अटैच्ड होती है, इवन सुपरवाइजर्स की होती है, तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा। यूनियन को पहले ही बताना पड़ेगा, हम ये इस फैक्ट्री में ये जो है ऑपरेशन, इसको स्टडी करने जा रहे हैं, और ये इससे सबका फ़ायदा होगा, कंपनी का भी और वर्कर का भी। तो इसलिए वो पहले ही उनको, अगर नहीं करेंगे तो आपस में वो फ्रिक्शन हो सकती है, वर्कर्स उसमें मतलब रिजेंटमेंट दिखा सकते हैं, मतलब दे विल बी अनहैप्पी कि भाई हमें मॉनिटर किया जा, हमें हमारा टेस्ट लिया जा रहा है, तो वो फीलिंग नहीं आने देना है। ये ह्यूमन फैक्टर है इसमें। अब आपके सिलेबस में ह्यूमन फैक्टर अलग से है। व्हाट इज़ द ह्यूमन आस्पेक्ट अबाउट वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का ह्यूमन आस्पेक्ट क्या है, जो आदमी से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले यही है जो मैंने बोर्ड में लिखा ऊपर, गुड रिलेशंस। वर्क स्टडी करने से पहले हमें वर्कर्स को समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, और यूनियन का भी हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स यूनियन का एकदम से मानते हैं रादर देन मैनेजमेंट। तो उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा कि भाई अगर हम ये वर्क स्टडी कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन में, तो इससे सबका फ़ायदा होगा, मैनेजमेंट का भी होगा, वर्कर का भी होगा। मैनेजमेंट का कैसे होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वर्कर का उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, ये ह्यूमन फैक्टर हुआ इसमें वर्क स्टडी में। एक और चीज़ है, ये तो वर्कर के बारे में हुआ। वर्कर के ऊपर सुपरवाइज़र होता है फैक्ट्री में, मोस्टली उनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होती है, या बीटेक वाले भी फोरमैन होते हैं। सुपरवाइज़र इमीडिएट जो होता है वो डिप्लोमा क्वालिफाइड होते हैं, और फोरमैन जिसे बोलते हैं, आजकल डिप्टी इंजीनियर भी बोलो तो बीटेक वाले होते हैं। तो वर्क स्टडी इसीलिए लिखा हुआ, वर्क स्टडी ह्यूमन फैक्टर में वो सुपरवाइज़र भी आएगा, वो फोर, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो उसके अंडर जो वर्कर है उसको स्टडी किया जा रहा है, तो सबसे पहले इनको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि वर्क स्टडी वाला इंजीनियर डायरेक्टली आएगा और उनसे वर्कर से बोलेगा कि मैं आपका ये स्टडी कर रहा हूँ। पहले उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जो उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र है और जो उसके सुपरवाइज़र के ऊपर फोरमैन होता है, उसको बताना पड़ेगा। उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर आगे करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो नेगलेक्ट समझेंगे कि हम नेगलेक्ट हो गए, मतलब उनको पूछ नहीं रहे हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि ह्यूमन फैक्टर में हम सुपरवाइज़र और फोरमैन को भी साथ लेके चलें। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर में हम ये भी देखेंगे कि जब हम वर्क स्टडी कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि डायरेक्ट ऑर्डर वर्कर को नहीं देंगे, उसके जो सुपरवाइज़र या फोर उसके थ्रू देंगे। दूसरा, टेक्निकल फील्ड के जो क्वेश्चन होंगे वो फोरमैन उनका जो है जिसको वो रिपोर्ट करते हैं वही बताएंगे, न कि डायरेक्ट। वर्क स्टडी जो है
अपनी पर्सनल उसको कोई चीज़ वर्कर को नहीं बतानी है, क्योंकि ये एक स्टडी है साइंटिफिक, इसमें कोई पर्सनल चीज़ उसको नहीं बतानी। देन वो जो फोरमैन है, उस वर्कर के ऊपर जो फोरमैन, उसकी भी उसको राय लेनी चाहिए कि कौन से जॉब हमें सिलेक्ट करने हैं, और उसके साथ जो टेक्निकल मैटर्स हैं वो उससे बेस्ट पता लग सकते हैं, क्योंकि वो उस वर्कर को सुपरवाइज करता है तो उसको पता होता है क्या क्या है, चाहे वो टेक्निकल मैटर्स हो